ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, इसमें मिर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी की लड़ाई के बाद मिलते हुए दर्शाया गया है। ये ऑयल पेंटिंग 1762 में फ्रांसिस हेमन ने बनाई, यानी कि प्लासी की लड़ाई के 5 साल बाद। इस लड़ाई के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। अभी तक ये एक व्यापारी थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने आप को शासक के रूप में देखना शुरू किया। आज मैं आपका ध्यान लेकर चलूँगा बंगाल की तरफ। हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से प्लासी की लड़ाई हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार की लूटपाट करी। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बंगाल मुगल्स का सबसे प्रॉस्परस प्रोविंस था। मुगल्स के डिक्लाइन के साथ साथ यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने अपना ऑटोनॉमस किंगडम बनाया, यानी कि अपने आप को इन्होंने नवाब घोषित किया। लेकिन फिर भी ऑन पेपर बंगाल मुगल एम्पायर का ही एक हिस्सा था, लेकिन वास्तविकता में ये एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बंगाल बहुत मायने रखता था। इसका कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 60% ट्रेड बंगाल से ही होता था। इस टोटल ट्रेड की वैल्यू थी 50,000 पाउंड्स। यहाँ से एक्सपोर्ट की जाने वाली मेन कमोडिटीज़ थी इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, इसके अलावा टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स। इस वजह से बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी मायने लगता था। 1630 में कंपनी कासिम बाजार, हुगली, पटना और ढाका जैसी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर चुकी थी। उसके बाद 1690 में औरंगजेब के फरमान से 3,000 रुपये के बदले में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की कंपनी को इजाज़त मिली, और इसी साल यानी कि 1690 में कंपनी ने कलकत्ता की भी स्थापना की। 1717 में फर्रुखसियार के गोल्डन फरमान से कंपनी को और भी कई सारे प्रिविलेजेस मिले, और इसी दौरान कंपनी अपने दस्तखत का भी मिसयूज़ करने लगी। मुर्शिद कुली खान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई और चीज़ें जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में टेंशन बढ़ना 1717 में ही शुरू हो चुका था। प्लासी की लड़ाई तो केवल इसका एंड रिजल्ट थी। 1740 में शुरुआत हुई एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की, लेकिन ये वॉर लकीली बंगाल तक नहीं आया, क्योंकि अलीवर्दी खान ने दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करके रखा। अलीवर्दी खान कौन है? देखिए, 1741 में बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान ने पावर को वैसे ही सीज करा जैसे कि हैदर अली ने मैसूर में किया था, यानी कि बंगाल के जो नवाब थे उनके सेनापति थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी ने बंगाल के नवाब को गद्दी से हटाया और उनका राज्य हथिया लिया। लेकिन जब 1741 में ये नवाब बने तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। इनका अधिकतर ध्यान मराठों की तरफ रहा, क्योंकि मराठा इस वक्त अपने पीक पे थे। अलीवर्दी खान ने जैसे तैसे मराठों के सामने सरेंडर करके उनसे एक ट्रीटी साइन करी और फाइनली उन्हें थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिला। लेकिन अलीवर्दी खान ने एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को डिफीट किया, और इनके ही शासनकाल में कंपनी ने कलकत्ता को फोर्टिफाई कर लिया। ये कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रहे। ये हुआ 1755 में, और इसके अगले साल 1756 में ही अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। अब इनको सक्सीड करा सिराजुद्दौला ने, जो कि इनके ग्रैंडसन थे। सिराजुद्दौला की अगर बात करें तो इन्होंने अपने ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान से बंगाल की राज्य को तो इनहेरिट करा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स भी विरासत में मिली। सिराजुद्दौला के 4 जो मेन दुश्मन थे, उनमें से सबसे पहले तो थे शौकत जंग, जो थे पूर्णिया के नवाब। सिराज के वो कजिन थे। इसके बाद थी घसीटी बेगम, फिर थे मिर जाफ़र, जो कि पहले से ही रिबेलियस थे। इसके अलावा इनके कोर्ट में कई सारे फैक्शंस थे, जैसे कि जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ, राय बल्लभ। तो इस तरह के बंगाल के कोर्ट में कुछ फैक्शंस भी थे। ये चारों ग्रुप्स सिराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बंगाल कैसे एक ऑटोनॉमस स्टेट बना, अगर इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक अभी ऊपर आ रहा है, आप बाद में देख सकते हैं। अब ये चारों लोग से जब सिराज की नहीं बनती थी तो उसके बाद रही सही कसर पूरी कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि इस वक्त दस्तक का मिसयूज़ तो कर ही रही थी, साथ ही साथ सिराज के दरबार से भागे हुए लोगों को भी असाइलम देने लगी, यानी कि सिराज को एक डायरेक्ट चैलेंज। सिराज मात्र 20 साल के थे। उनके ऊपर जब इतना प्रेशर आया तो उनके समझ में तो कुछ आया नहीं, और केवल उन्हें एक ही सॉल्यूशन दिमाग में आया, वो था कंपनी के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। कंपनी भी शायद यही चाहती थी। भाई, कंपनी का ये मानना था
कि सिराज और फ्रेंच में दोस्ती है और ये दोनों लोग फ्यूचर में शायद हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएं। वास्तविकता में ऐसा था नहीं। अब सिराज के क्या रीजंस थे कंपनी के खिलाफ जाने को लेके? देखिए, सबसे पहले तो सिराज ने बोला कि कंपनी ने कलकत्ता को फोर्टिफाई कैसे किया। इसके अलावा कंपनी सिराज के कोर्ट से भागे हुए विरोधियों को असाइलम क्यों दे रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे राय बल्लभ, जो कि सिराज के कोर्ट से बहुत सारा खजाना लेके भागे और उनको शरण दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा सिराज ने बोला कि मैं इस तरीके से कंपनी को दस्तक मिसयूज़ करने का अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखिए, स्टेज पूरा सेट है, दोनों पार्टीज तैयार हैं ओपन फील्ड में आमना सामना करने के लिए। अब शुरुआत करी सिराज ने, जब इन्होंने कासिम बाज़ार की जो इंग्लिश फैक्ट्री है उस पर कब्जा कर लिया और कंपनी को उन्होंने वार्निंग दी। फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट थे इस वक्त ड्रेक। इनको लगा कि हमारी मिलिट्री तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सिराज को जो करना है उन्हें करने दो। तो इन्होंने सिराज की तरफ से आया हुआ जो नेगोशिएशन का ऑफर था उसको ठुकरा दिया। 20 जून 1756 में सिराज ने कलकत्ता पे चढ़ाई कर दी और उसके बाद फोर्ट सेंट विलियम ने सरेंडर कर दिया। बंगाल सूबा की आर्मी की इस बार जीत हुई। यहाँ पे एक ब्लैक होल ट्रेजेडी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि सिराज ने लगभग 150 इंग्लिश लोगों को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया और सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये थ्योरी लगभग सारे हिस्टोरियंस ने इसको मनगढ़ंत बताया है। अब ये कलकत्ता में हुई हार का पता जब मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को लगा तो वो अपनी आर्मी के साथ बंगाल आ पहुंचा और आते ही क्लाइव ने सबसे पहले अटैक करा हुगली और चंद्रनगौर को। ये दोनों फ्रेंच फैक्ट्रीज थी, क्योंकि क्लाइव को लगता था कि सिराज में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो इस लड़ाई में फ्रेंच की ये दोनों फैक्ट्रीज को बगैर ही फालतू में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये दोनों फैक्ट्रीज को बम्बार्ड करने के बाद प्लासी की लड़ाई की तैयारी शुरू हुई। प्लासी की लड़ाई में क्लाइव का साथ दिया मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद ने, और तय हुआ कि अगर हम जीते यानी कि क्लाइव की पार्टी जीती तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर तो ऑलरेडी सिराजुद्दौला के आर्मी में कमांडर थे। तो बाकी के जो लोग हैं, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, ये लोग इंग्लिश के कैंप में क्यों गए, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का इन लोगों ने साथ क्यों दिया? इसका कारण है, देखिए, ये जो सारी मर्केंटाइल कम्युनिटी है, ये लोग इंग्लिश कंपनी के साथ मिल के ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। उस ज़माने में ये लोग अपना माल जब इंडिया से बाहर भिजवाते थे तो इंग्लिश शिप्स की मदद से ही भिजवाते थे, क्योंकि वो एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, क्योंकि इंग्लिश नेवी की डोमिनेंस उस वक्त पूरे वर्ल्ड पे थी। इसके अलावा जो दस्तक हैं उनसे बचने के लिए भी ये लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो था एडवांस पेमेंट, यानी कि दादन। अब देखिए, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल बंगाल के जो पोर्ट हैं वहाँ तक सीमित है। बंगाल के इंटीरियर से जो टेक्सटाइल आ रहा है वो इंडिया के जो लोकल मर्चेंट हैं वो लोग लेके आते हैं। जब वो बंगाल के इंटीरियर से टेक्सटाइल लेके आते हैं तो उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें एडवांस पेमेंट करती है, जिसको बोलते हैं दादन। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ददानी मर्चेंट्स। तो ये जो मर्केंटाइल ग्रुप है सिराज के कोर्ट में, इन लोगों के इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम सिराज का साथ नहीं देंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ेंगे। अब देखिए, प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 में। ये लड़ाई क्यों हुई ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि लड़ाई हुई कैसे। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल की आर्मी को कमांड कर रहे थे और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कंपनी की आर्मी के लीडर थे। भागीरथी हुगली नदी के किनारे ये फाइट हुई, पलाशी नाम के एक छोटे से गांव के पास। ये जगह कलकत्ता से 160 किलोमीटर दूर है। दोनों आर्मीज की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सोर्सेस के अनुसार सिराज के पास 50,000 पैदल सैनिक, 16,000 घुड़सवार और 50 फील्ड गन मौजूद थी, और कंपनी की फौज में 3,000 इन्फेंट्री, जिसमें अधिकतर जो सोल्जर्स थे वो 39th रेजिमेंट के थे, और इसके अलावा कुछ मद्रास यूरोपियन रेजिमेंट के भी सोल्जर्स थे। क्लाइव के पास 10 फील्ड गन्स भी थी और उसके अलावा 2 हावित्जर भी मौजूद थे। जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई तो सुबह सुबह सबसे पहले सिराज की जो आर्टिलरी है यानी कि तोपखाना है उसने फायर किया, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज था। तो जो पहला आर्टिलरी का बराज था उसका विशेष कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन थोड़े ही समय बाद बरसात शुरू हो गई, और जब बारिश हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्टिलरी ग्रुप था उन्होंने अपनी तोपों को तारपलीन से ढक दिया। लेकिन सिराजुद्दौला की जो सोल्जर्स थे उनका जो आर्टिलरी ग्रुप था उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बरसात बंद हुई तो सिराज की जो तोपें थी वो इनएक्टिव हो चुकी थी, और सिराज को लगा कि अगर हमारी तोपें इनएक्टिव हुई हैं दैट मीन्स कि जो कंपनी की जो आर्टिलरी है वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है। तो सिराज ने अपनी पहली यूनिट को ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशंस की तरफ बढ़ने को बोला। तो जब ये पहला ग्रुप एडवांस करता है कंपनी की आर्मी की तरफ
तो वहाँ से यानी कि दूसरी साइड से तोप के गोले जब गिरना स्टार्ट करते हैं तो जो बंगाल की आर्मी है ये कंफ्यूज हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, ये लोग वापस विड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी बहुत कैजुअल्टीज़ के साथ। अब सिराज सोचते हैं कि क्यों ना अपनी कैवलरी का फ़ायदा उठाया जाए। कैवलरी के कमांडर थे मिर जाफ़र। सिराज ने जाफ़र को बोला कि अपनी कैवलरी के साथ एडवांस करो। जाफ़र ने इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया। कारण हम सबको मालूम है, वो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे। मिर जाफ़र ने रिफ्यूज़ तो करा ही और उसके ही साथ अपनी पूरी कैवलरी को वो बैटलफील्ड से बाहर ले गए। अब सिराज समझ चुके थे कि ये जो वॉर है इसका नतीजा तो पहले ही आ चुका है। उनके साथ में जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी कंपनी से मिल चुके थे। शाम होते होते नवाब की जो आर्मी है इसका डिसिप्लिन ज़ीरो हो चुका था। क्लाइव ने फिर एक फाइनल पुश के साथ नवाब की आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हुई और इसका रिजल्ट तो आप सबको मालूम ही है। सिराज को फाइनली कैप्चर कर लिया गया और मिर जाफ़र के बेटे मिरान के ऑर्डर पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। लड़ाई के बाद मिर जाफ़र को नवाब बनाया गया, जो कि पहले से ही डील थी। प्लासी के बाद जो हुआ उसे प्लासी प्लंडर कहते हैं। तुरंत ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 2,75,000 पाउंड नवाब की ट्रेजरी से लूट लिए और इसको आर्मी और नेवी में अपनी अपनी बांट लिया। इसके साथ 24 परगनों की ज़मींदारी भी फटाफट कंपनी ने मिर जाफ़र से छीन ली। प्लासी की लड़ाई से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से इन्होंने इंडिया की कॉन्क्वेस्ट की तरफ ध्यान देना शुरू किया। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो इनके सबसे बड़े एनिमी थे यानी कि फ्रेंच, उनको कंपटीशन से बाहर किया। बंगाल की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मिर जाफ़र को एक पपेट बना के इन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मिर जाफ़र के दरबार में एक रेजिडेंट भी पोस्ट कर दिया। अब मिर जाफ़र से जब कंपनी की नहीं बनी तो हुई बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन वो कहानी हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कोई भी फैक्ट गलत पाया जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सूचित करें। तब तक के लिए बाय बाय।